वेलकम बैक एवरीवन। देखिए, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस के 7 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है, ये री एग्ज़ाम है 2016 का। 200 नंबर का होता है और 2 पेपर होते हैं इसमें। एक ही दिन होते हैं दोनों पेपर। एक होता है जीएस का, उसमें 140 प्रश्न आते हैं, और दूसरा होता है हिंदी का, उसमें 60 प्रश्न आते हैं। तो 140 और 60 200 क्वेश्चन टोटल आते हैं। और 2017 वाले में तो माइनस मार्किंग कर दी थी, लेकिन 16 वाले में माइनस मार्किंग नहीं थी। तो इस बार माइनस मार्किंग ये लोग रखेंगे या नहीं रखेंगे, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एडमिट कार्ड आने पर ही पता चलेगा इंस्ट्रक्शन में। फ़िलहाल 1/3 की मानकर चलिए आप। वैसे तो ऐसे कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट होती नहीं है जब तक उसके नोटिफिकेशन में नहीं होता है, लेकिन कर लेंगे तो कर लेंगे। चलिए, आप तो उतना ही करना ना जितना आता है। हाँ, माइनस मार्किंग नहीं होगी तो 200 में से 200 करके आना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज़ की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये 8वां टेस्ट है, यहाँ तक पहुँच सकते हो। जितने भी होंगे 80-100 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंध रखते हैं? ज्योतिष, खगोल, गणित। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, ज्योतिष तो थे ये, खगोलविद भी थे, गणित से भी इनका संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो गणित और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। ये एक महान ज्योतिषविद भी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। गिनती करने की पद्धति सबसे पहले किसके द्वारा अपनाई गई? यूरोपियों द्वारा, तुर्कियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या फिर अरबों द्वारा? गिनती करने की पद्धति सबसे पहले अपनाई गई अरबों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, गिनती करने की पद्धति सबसे पहले अरबों द्वारा अपनाई गई और फिर यूरोप में ये फैल गई। अन्य अंकों का प्रयोग जो है पहले से ही होता था। बस गिनती कैसे करते हैं ये जो है यूरोपियों ने खोजा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कागज़ का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? इम्पोर्टेंट है प्रश्न। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन में। कहाँ पर हुआ था? चीन में। तो देखिए, कागज़ का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नाम के व्यक्ति ने किया था। इसके तुरंत बाद ही जापान तक ये तकनीक फैल गई और लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप आ गई, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली उसके बाद, और इस उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। शिल्पाधिकारम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, शिल्पाधिकारम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। इसके रचनाकार वाल्मीकि है और इसमें कोवलन नामक व्यापारी की कहानी है जो पुहार में रहता था। देखिए, शिल्पाधिकारम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इसको। एक तमिल महाकाव्य करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इसमें कोवलन नामक व्यापारी की कहानी है जो पुहार में रहता था, लेकिन ये वाल्मीकि की रचना थोड़ी है, ये तो इलांगो की रचना है ना। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए जहाँ जहाँ पर है, केवल 1 और 3 सही हो जाएगा इसका आंसर सी। तो शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना इलांगो द्वारा की गई थी। कब की गई थी? लगभग 1800 ईसा पूर्व, 1800 वर्ष पूर्व। इसमें कोवलन नामक व्यापारी की कहानी है जो पुहार में रहता था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, कालिदास अपनी रचनाएं संस्कृत में करते थे और प्रसिद्ध गीत काव्य मेघदूत कालिदास द्वारा रचित है। मेघदूत में एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्रसिद्ध गीत काव्य मेघदूत कालिदास द्वारा रचित है। इसमें एक बिरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। कालिदास ने अपनी रचनाएं संस्कृत में करते थे, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है, पढ़िए इनको। तो मणिमेखलाई नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारी शीतले
शीतले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया था और इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। देखिए करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो मणिमेखले नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारी शीतले सत्यनारायण द्वारा कब लिखा गया था? लगभग 1400 वर्ष पूर्व, और इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक संगीत प्रेमी राजा था और वह वीणा भी बजाता था? उसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, हरिशैन, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? देखिए इसने हुणों को भी परास्त किया था, इसका नाम है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश का। तो इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था, वह वीणा भी बजाता था, उसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनमें से किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, और एक नाम और है ये उपाधि धारण करने वाले का, उसका नाम है समुद्रगुप्त। इन बाप बेटों ने दोनों ने जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो देखिए समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट उपाधि है, याद रखिए। और विक्रमादित्य उपाधि किसकी है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। किसकी है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, यानी चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही शक विजेता कहा जाता है। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को ही कहा जाता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उसी के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी है। चीनी यात्री फाहियान हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में तो हुएनसांग आया था ना, फाहियान थोड़ी आया था। दूसरा वाला गलत है स्टेटमेंट, केवल पहला सही है, तो ये भी नहीं होगा, ए हो जाएगा। तो देखिए बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार के कवि थे और इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी। चीनी यात्री हुएनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा। उसने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। तो समय की अनुपलब्धता के कारण ये 10 प्रश्न ही ऐड हो पाए, ताकि कंटिन्यू तो करें कम से कम आरओ की टेस्ट सीरीज़ को। वैसे 20 तक इसमें कोशिश करेंगे डेली की। धन्यवाद, इनका रिवीजन कर लेना, इंपॉर्टेंट है।